हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्लास्टिक टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय की जो हमारी बुक सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है और 6 चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम जो यूनिट लेने वाले हैं तो 6.3 यूनिट आज हमारा स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि हम दो चीजें आज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा जो होगा वो खिलाफत मूवमेंट होगा और सेकंड जो हमारा होगा वो असहयोग आंदोलन होगा, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चला था, गांधी जी द्वारा जो चलाया गया था, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम खिलाफत की बात करें तो उसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट जो था एक रिलीजियस मूवमेंट था, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। और वो इंडियन मूवमेंट भी नहीं था, वो इंटरनेशनल मूवमेंट था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ और एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था। तो गांधी जी ने किस तरीके से इस अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जो कि भारत में चलाया जा रहा था उसे एक राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील करा, उसे राष्ट्रीय आंदोलन में उसे जोड़ा। तो इस सारी चीजों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो खिलाफत अगर मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन के बैकग्राउंड की बात करें तो 1911 और 12 में जो ट्राइपोलियन और बाल्कन जो युद्ध हुआ, ठीक है, तो उसमें ये माना गया कि जो उस्मानी साम्राज्य है, उस्मानी साम्राज्य क्या है आप ये समझिए, उस टाइम पीरियड का एक तरीके से जो खलीफा, यानी कि जो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, मुस्लिम्स का जो मुसलमानों का नेतृत्व कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो उस्मानी साम्राज्य कर रहा है इस टाइम पीरियड पे। तो ये माना गया कि बाल्कन जो युद्ध हुए या ट्रोपोलियन जो युद्ध हुए उसमें जो यूरोपीय शक्तियां थी वो उस्मानी साम्राज्य को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। अब इसी चीज को देखते हुए बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं और न्यूज लेटर्स हैं वो स्टार्ट किए गए, जैसे कि कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो कॉमरेड स्टार्ट किया गया और एक अल हिलाल, ये दोनों ही जो हैं वो किसके द्वारा स्टार्ट करे गए, मौलाना आजाद के द्वारा दोनों ही स्टार्ट करे गए। फिर इसके अलावा कौन से थे, हमदर्द या जमींदार, ये सारे पत्र पत्रिकाएं इसी टाइम पीरियड पर स्टार्ट करी गई। अब जो पॉलिटिक्स थी, उस पॉलिटिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा था मुस्लिम पॉलिटिक्स में। जैसे कि अगर हम लीग की बात करें, मुस्लिम लीग की बात करें, तो मुस्लिम लीग में अभी तक जो उलेमा है उनका नेतृत्व नहीं देखा जा रहा था, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं देखा जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूवमेंट स्टार्ट होता है, इंटरनेशनल मूवमेंट जो स्टार्ट होता है, उससे जो उलमा जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अगर बेसिकली इस्लाम में देखा जाए तो इस्लाम में पॉलिटिक्स और जो रिलीजन है वो एक तरीके से सेपरेट नहीं रखा जाता। जैसे कि जो आपका पॉलिटिकल लीडर होता है वो आपका रिलीजियस लीडर भी होता है, जैसे कि खलीफा में होता है, या फिर उससे पहले अगर हम देखें उलमा में, या फिर नबी के बाद, प्रॉफेट मोहम्मद के बाद की जो लीडर्स देखें उन सब में यही हमें सिनारियो देखने को मिलता है। तो जो उलमा होते हैं वो अब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो सेंटर में आ जाते हैं। और उनमें अगर दो इम्पोर्टेंट की बात करें तो फर्स्ट जो थे वो देवबंद के दारुल उलूम थे और लखनऊ के फिरंगी महल थे, ठीक है। तो ये आकर अपने विचार रखते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना या फिर इन मूवमेंट्स में, इन आंदोलनों में भाग लेना आप सभी के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही थी, उसके अलावा एक सभा बनी, कुल हिंद अंजुमाने खुद्दमाने काबा, यानी कि अखिल भारतीय काबा सेवक सभा बनी, जिसे के संस्थापक कौन थे, उनके फाउंडर्स थे अब्दुल बारी, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इनके फाउंडर्स के बारे में पूछा जा सकता है, इनके संस्थापक के नाम पूछे जा सकते हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण जो है वो नाम है। अब बात की जाए इसमें कि कौन कौन से जो यंग जो लोग थे या फिर है ना एक तरीके से रिलीजियस भी लोग जो थे वो इन्वॉल्व हो रहे थे, जैसे कि मोहम्मद अली जो हैं, ठीक है ना, मोहम्मद अली है, या फिर वजीर हसन है, अब्दुल कलाम आजाद है, ये सब जो नवयुवक जो नेता थे, मुस्लिम नेता थे, अब वो लीग में शामिल होना शुरू कर दिए थे। तो मुस्लिम लीग जो पहले बनी थी किस चीज पे बनी थी कि एक तो उनका कांग्रेस से विरोध था, कांग्रेस एक तो कांग्रेस का उन्हें बिल्कुल भी मतलब कि
उसके अगेंस्ट थी, और दूसरा उनकी क्या नीति थी कि उन्हें सरकार का समर्थन चाहिए। लेकिन जब ये नेता मोहम्मद अली, वजीर हसन, अब्दुल कलाम, ये सब नेता जब आते हैं मुस्लिम लीग में, तो इनका जो कांग्रेस विरोधी और सरकार समर्थक वाला जो रूप है वो चेंज हो जाता है। मतलब अब जो विचारधारा जिस आधार पर रखी गई थी उसमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना जो होते हैं वो कांग्रेस के बीच पुल का काम करते हैं। अगर आपने कभी मोहम्मद अली जिन्ना की बायोग्राफी नहीं पढ़ी या फिर उनके बारे में कभी उनका बैकग्राउंड नहीं पढ़ा, या वो पॉलिटिक्स में किस तरीके से आते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट में किस तरीके से जुड़ते हैं, और उसके बाद वो मुस्लिम लीग में किस तरीके से आते हैं, अगर आपने ये सब चीजें नहीं पढ़ी तो मैं आपको एक बार जरूर सजेस्ट करूंगी कि मोहम्मद अली जिन्ना का एक बार बैकग्राउंड आप जरूर पढ़ें। तो इससे क्या होता है, जब एक इस तरीके से इम्पोर्टेंट जो लीडर्स होते हैं उनका बैकग्राउंड हमें पता होता है तो हिस्ट्री को पढ़ने का एक अलग मजा होता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना इस टाइम पे क्या कर रहे थे, इस टाइम पे जो कांग्रेस और जो लीग है उसके बीच एक तरीके से पुल का काम कर रहे थे, उन्हें जोड़ने का काम कर रहे थे। फिर और क्या, खिलाफत के मूवमेंट के साथ साथ जो बैकग्राउंड चल रहा था वो कि तुर्की के विरुद्ध जो है 1948 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है बेसिकली उस चीज के बारे में है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ जो ब्रिटेन, एक तरफ जो पावर थी, ठीक है, तो दूसरी तरफ जो था ऑटोमन एम्पायर के, जैसे कि जर्मनी था, जर्मनी के साथ ऑटोमन एम्पायर था। तो यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर का जो एक पार्ट था वो तुर्की था। तो तुर्की के अगेंस्ट जो है युद्ध 1914 में कर दिया गया। फिर इसके अलावा क्या चीजें चल रही थी इंडिया में कि 1917 में एनी बेसेंट का जो होम रूल था उसे जो मुस्लिम लीग है उसने समर्थन दिया। 1919 में मॉन्टेग्यू जो सुधार है उसमें लखनऊ समझौता क्या था, बेसिकली लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने पेश करा था, जिसमें कि इंडिया के लिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, मतलब कि भारत के ही लोग हों और रिप्रेजेंट करें, उसकी मांग की गई थी, जिसे एक तरीके से नजरअंदाज कर दिया, बिल्कुल हटा दिया गया। तो यहाँ तक आते आते फिर जो है आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो खत्म भी होने लगा था, तुर्की की हार हो जाती है, और जैसे ही तुर्की की हार होती है इस्लाम खतरे में है वाला जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाता है और उसका होका मचना शुरू हो जाता है। अब जो नेतृत्व है वो नरम पंथियों के हाथ से निकल जाता है। लोगों को ये समझ आता है कि भाई इस तरीके से पत्र पत्रिकाएं करकर या फिर आप सरकार का जो समर्थन करने की बात कर रहे हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही वो विरोधी है, ठीक है, तो आप भारत में उनके समर्थन की बात कैसे कर सकते हो। ये वही चीज है जो आप आज के टाइम पीरियड में फिलिस्तीन और जो इसराइल और फिलिस्तीन वाला जो युद्ध देख रहे हैं वो यही, इसका बैकग्राउंड यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड तो इसका बहुत पुराना है, लेकिन जो विभाजन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि भाई जर्मनी से जो है हिटलर के द्वारा जो यहूदी हैं, ठीक है ना, जूस जो है वो निकाले जाते हैं, और निकालने के बाद वो फिलिस्तीन में आते हैं, और फिलिस्तीन के बाद वो एक डिमांड करते हैं अपने होमलैंड की, और उसी के बाद जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो दोनों तरफ से अपना मतलब कि खुद को फायदे में रखती है। किस तरीके से, एक तरीके से वो जो जूस है जो अपने होमलैंड की डिमांड कर रहे थे उन्हें ये वादा करती है कि आप हमारे साथ मिल जाइए, अगर आप हमारे साथ मिल जाते हैं तो हम आपको आपका जो लैंड है, जिस लैंड की आप डिमांड कर रहे हैं वो दे देंगे। और दूसरी तरफ वो जो ऑटोमन एम्पायर है जो बाद में जो ऑटोमन एम्पायर है उससे भी ये डिमांड करती है कि आप हमारे साथ अगर मिल जाएंगे तो अगर मतलब हम जीत जाते हैं तो हम आपको इन सारी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे निजात दे देंगे। तो ये सारी चीजें जब देखने के लिए मिलती हैं तो उसके बाद जब तुर्की हार जाता है, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो दूसरी ताकतें हैं हार जाती हैं, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि दिसंबर 1918 में कि जो नरमपंथी हैं उनके हाथ से जो पावर निकल जाती है, और दिसंबर 1918 में लीग के
लीग का जो दिल्ली का सत्र होता है उसमें उलमा को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें सार्वजनिक महत्व दिया जाता है। मतलब अभी तक जो लीग है वो एक तरीके से उलमा को पॉलिटिक्स से सेपरेट रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जो देखने को मिला कि भाई वो अपने जो सत्र हो रहा है उसमें वो इनवाइट भी कर रही है, उलमा को आमंत्रित भी कर रही है और उन्हें एक तरीके से सार्वजनिक महत्व भी दे रही है। अब इसका रीजन क्या था? रीजन जाहिर सी बात है, जब उन्हें ये देखने को मिल रहा था कि जो पावर है वो हमारे हाथ से निकलती जा रही है, तो उस पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर उस पावर को वापस पाने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना पड़ेगा। और उस टाइम पीरियड में क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति थी वो भी ऐसी चल रही थी, भारत में जो आंदोलन था उसकी मांग भी यही चल रही थी कि जो उलमा है या फिर उनकी जो थॉट प्रोसेस है उन्हें इम्पोर्टेंस दी जाए। फिर यही हुआ कि मार्च 1919 में खिलाफत समिति बनाई गई। अब इस खिलाफत समिति में गांधी जी ने क्या कोशिश करी कि जो गर्म पंथी और नरम पंथी है उनके बीच एक मध्यस्थता का काम कर सके। और 1920 में तुर्की में जो संधि जो लागू करी गई, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद तुर्की में जो शर्तें लागू करी गई, उन शर्तों में सेवरेज संधि थी, उसमें तुर्की को एक तरीके से बांट दिया गया, तोड़ दिया गया और उनमें जो खलीफा का जो पद है वो खलीफा का पद भी एक तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो भारत में यही क्योंकि एक डिमांड हो रही थी कि खलीफा का पद जो है वो समाप्त ना करा जाए। और जो कमेटी बनती है 1919 में जो खिलाफत दिवस जो मनाया जाता है वो 17 अक्टूबर 1919 में मनाया जाता है। और इसका प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो 23 नवंबर 1919 में हुआ था, जिसकी लीडरशिप किसने करी थी, जिसके अध्यक्ष कौन बनने थे या फिर नेतृत्व किसने करा था? फजलुल हक ने। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। एक, अगर ये बात की जाए कि भाई जो पहला नेतृत्व जो है खिलाफत समिति का वो किसने करा था, तो वो फजलुल हक ने करा था। और अगर बात की जाए कि दूसरा नेतृत्व या फिर गांधी ने कब किया था, तो गांधी जी ने 24 नवंबर 1919 में इसकी अध्यक्षता को संभाला था। ठीक है, तो समिति कब बन रही है? समिति बेसिकली मार्च 1919 में समिति बन रही है। उसके बाद 17 अक्टूबर 1919 में इसका जो खिलाफत दिवस है वो मनाया जा रहा है। प्रथम सम्मेलन की अगर बात की जाए प्रथम सम्मेलन की अगर बात करी जाए वो तो 23 नवंबर 1919 में है, जिसका नेतृत्व फजलुल हक कर रहे हैं और गांधी जी उसको 24 नवंबर 1919 में उसकी अध्यक्षता संभाले हुए हैं। तो जब बेसिकली गांधी जी देखते हैं कि जो एक आंदोलन है भारत में, वो आंदोलन का जो एक बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड तैयार हो रहा है और जो एक कम्युनिटी है, ठीक है, एक बहुत बड़ा जो भारत का वर्ग है वो एक आंदोलन में एक प्लेटफॉर्म पर आकर तैयार हो रहा है, तो उन्होंने ये एक समझदारी दिखाई या फिर एक तरीका निकाला कि क्यों ना इस आंदोलन को एक राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित किया जा सके और किया जाए। और उसी की कोशिश में उन्होंने 1 और 2 जून 1920 को समिति की बैठक बुलाई। समिति की बैठक में 4 चरणों वाली जो है असहयोग आंदोलन चलाने का यहाँ पर निर्णय लिया कि खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ उसे जोड़ते हुए हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे। ठीक है, तो वो कब स्टार्ट करा गया? 1 अगस्त को इस आंदोलन की शुरुआत हुई और यहाँ पर जो यंग इंडिया में गांधी जी ने कहा कि हमें इसमें एक ही वर्ष में, एक ही साल में स्वराज मिल जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। जब आप ये बात कर रहे हो कि भाई 1 साल में आपको जो है आजादी मिल जाएगी, फिर स्वराज मिल जाएगा, बेसिकली यहाँ पर अभी तक जो स्वराज का जो मीनिंग है क्या है कांग्रेस के लिए, फिर गांधी जी के लिए स्वराज का जो मतलब है वो क्या है, अभी तक भी स्पष्ट नहीं किया गया था। ठीक है, तो लोगों को बोला गया कि जो आपकी जो ब्रिटिश उपाधियां हैं उन्हें लौटा दिया जाए, जो आप गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हो, जॉब्स वगैरह कर रहे हो, वो छोड़ दिया जाए। स्टूडेंट्स ने जो है वो अपना स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, ठीक है, उनके जो सामान है उन सभी का बहिष्कार करा और स्वदेशी का प्रचार करा। किस तरीके से कि इस टाइम पीरियड में 800 नए स्कूल बनाए गए। ठीक है, और इसी के साथ साथ भारत के अलग अलग भागों में इस जो आंदोलन है वो चलते रहे, जो कि इसमें समन्वित यानी कि सम्मिलित होते चले गए। जैसे कि बहुत सारे जो किसान आंदोलन थे,
मिदनापुर में अगर हम देखें, मिदनापुर में यूनियन बोर्ड आंदोलन चल रहा था, इसी के परिणाम स्वरूप पहला जो किसान संगठन है उसका निर्माण होता है। और छोटा नागपुर में ताना भगत आंदोलन चल रहा था। केरल के मालाबार तट पे मोपला आंदोलन चल रहा था। तो ये सब जो आंदोलन थे एक तरीके से असहयोग आंदोलन से आकर सम्मिलित हो रहे थे, जिसकी वजह से जो असहयोग आंदोलन है यानी कि नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है वो स्ट्रांग बनता जा रहा था। इस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले जो प्रमुख नेता थे वो मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। ठीक है, तो अब ये खत्म कैसे हुआ कि अब स्कूल में जो जॉब्स भी छोड़ दी, लॉयर्स ने अपनी जॉब्स छोड़ दी है, स्कूल के टीचर्स प्रोफेसर्स ने छोड़ दी है, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्कूल जाना खत्म कर दिया है कि गांधी जी ने बोला है कि भाई 1 साल में हमें आजादी मिल जाएगी, स्वराज हमें मिल जाएगा। महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भागीदारी लेना शुरू कर दी है। लेकिन 1922 5 फरवरी 1922 में क्या होता है, चोरा चोरी जो कांड है वो होता है, जिसमें कि जो ब्रिटिश अधिकारी होता है, पुलिस कर्मचारी होता है, उसे जला दिया जाता है। और इसी हिंसा के परिणाम स्वरूप जो है 12 फरवरी को बारदोली बैठक में गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इस आंदोलन को वापस लेने के बाद बहुत सारा जो क्रिटिसिज्म जो है गांधी जी को देखने के लिए मिलता है, जो कि उन्हीं के नेताओं द्वारा है, जैसे कि आरसी दत्त जो हैं, या फिर मोतीलाल नेहरू, सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते गांधी जी के मूवमेंट को वापस लेने में। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप ये सोचिए कि जो लोग हैं इतने बड़े पैमाने में, उन लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी है, स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल छोड़ दिए हैं, कॉलेजेस में जो बच्चे जा रहे हैं, स्टूडेंट जा रहे हैं, उन्होंने कॉलेज जाना छोड़ दिया है। सभी ने एक सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद में कि हमें आजादी मिलेगी, अपनी जितना भी उनका सोर्स था उस सोर्स को खत्म कर दिया है। अब फिर इस टाइम पीरियड में जहां पर जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना, जो लोगों की भागीदारी है वो इतने बड़े पैमाने पर थी, उस भागीदारी को इतने बड़े पैमाने पर उनका जो जोश था, ठीक है, जो मूवमेंट को चलाए हुआ था, जो आंदोलन को चलाया हुआ था, इस टाइम पीरियड पे आंदोलन को वापस लेना जाहिर सी बात है कि नेताओं के लिए या फिर जो नेतृत्व करने वाले लोग थे उनके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। इसी वजह से उन्होंने इस चीज को अगेंस्ट उस चीज के बोला कि गांधी जी का जो ये फैसला था वो बेसिकली बहुत ही गलत था। और इसी के चलते 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की सजा सुनाई गई। जो बैकग्राउंड में खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसमें भी नवंबर 1922 में तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो है स्थापना होती है, जिसके साथ ही जो खिलाफत आंदोलन है धीरे धीरे कमजोर होता है और 1922 में जो है खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है। असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बारे में लाला लाजपत राय कहते हैं कि किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहाँ तक न्याय संगत है। मतलब कि उसके विरोध में ये बात कहते हैं कि आप इस तरीके से एक आंदोलन जो इतने चरम पर पहुंचने वाला था या फिर पहुंच चुका था, उस आंदोलन को इस तरीके से वापस लेना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल में बोलते हैं कि ऐसा करना किसी राष्ट्र संकट से कम नहीं था। अब जाहिर सी बात है उसे राष्ट्र संकट भी कहा जा सकता था। अब क्यों कहा जा सकता था? जैसे कि मैंने आपको ये बात कही ही कि जो लोग हैं वो अपनी सभी नौकरियां, सभी काम छोड़ चुके थे उस टाइम पीरियड में, सिर्फ और सिर्फ गांधी जी की इस स्टेटमेंट के ऊपर कि आपको 1 साल में, 1 वर्ष में स्वराज मिल जाएगा। तो ये लोगों के लिए बहुत ही एक तरीके से बहुत शॉकिंग था, या फिर उन्हें आगे आंदोलन में पार्टिसिपेट करने से या आगे आंदोलन में जुड़ने से रोकता।